दोस्तों, एक कलेक्टर साहब दिवाली की छुट्टी पर अपने घर पर आए थे और सिविल ड्रेस में एक ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी दोस्तों बीच रास्ते में एक चेक पोस्ट आता है और वहां पर ऑटो रिक्शा को पुलिस वाले रोक लेते हैं और पुलिस वाले उस ऑटो रिक्शा वाले से पैसे का डिमांड करने लगते हैं, घूस मांगने लगते हैं। दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तुम्हारे पास पॉल्यूशन का कागज नहीं है, तुम्हारे पर चालान होगा। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हमारे पास कागज है लेकिन कागज घर पर छूट गया है, मैं कल लेकर आऊंगा तो आपको दिखा दूंगा। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि नहीं, तुम्हारा चालान तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कागज अभी नहीं है। या तो तुम चालान का पैसा दे दो या फिर मुझे 1000 रुपए दे दो तो मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, अभी तो मेरे दिन की शुरुआत हुई है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से आपको पैसा दूंगा, अभी तक मैं सिर्फ 100 रुपए कमाया हूँ। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि तुम कल पैसा कमाए होगे ना, वो तो पैसा तुम्हारे पास होगा ही, उनमें से दे दो। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब वो पैसा तो मैं कल ही खर्च कर दिया था, हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमको माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा, मैं हमेशा अपने साथ कागज लेकर चलूंगा। दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे ना, वो ऑटो के पीछे बैठे हुए थे और चुपचाप उस सिपाही की और ऑटो की बातों को सुन रहे थे। जब पुलिस वाला उस ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर अपना रौब दिखाने लगता है, रौब जमाने लगता है, उल्टा सीधा उसको बोलने लगता है, तो दोस्तों कलेक्टर साहब को गुस्सा जाता है और कलेक्टर साहब पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर कौन लगाया है और तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है, ये कोई तरीका है इस तरीके से किसी से बात करने का। दोस्तों जो पुलिस वाला था ना, वो समझता है ना कि ऑटो में बैठा हुआ कोई आदमी है और उस समय जो कलेक्टर साहब थे वो शर्ट पहने थे, पैंट पहने थे, चप्पल पहने थे और नॉर्मल कपड़े में, सिविल ड्रेस में ही अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने घर से निकल गए थे। तो दोस्तों पुलिस वालों को लगता है कि ये कोई आम आदमी है और मुझसे इस तरीके का सवाल जवाब कर रहा है। तो दोस्तों पुलिस वाला उस कलेक्टर साहब को गाली देने लगता है, उनको उल्टा सीधा बोलने लगता है, उनका कॉलर पकड़कर खींच के ऑटो से बाहर निकालता है और एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले के साथ होता है ना, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों जब आप लोग जानेंगे ना तो आप लोग के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों वो पुलिस वाला कलेक्टर साहब को और उस ऑटो रिक्शा वाले को गिरफ्तार करता है और लेकर अपने थाने पर पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब अपना मुंह नहीं खोलते हैं और नहीं बताते हैं कि मैं कलेक्टर हूँ। लेकिन दोस्तों उस रात ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से पूरे थाने में एकदम से हंगामा मच गया था और जो ऑटो रिक्शा वाला था उसके भी पैरों तले जमीन खिसक गए थे और जो सिपाही था जो इनको उठाया था, जो इनको गिरफ्तार किया था, उसके साथ जो हुआ था, जब आप लोग जानेंगे ना तो सच में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। दोस्तों ये बहुत ही मजेदार घटना है, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना कानपुर के एक गांव की है और जो कलेक्टर साहब थे ना, उनका नाम राजवीर सिंह होता है। दोस्तों कलेक्टर साहब अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे और उनका जो बचपन है ना वो बहुत कठिन परिश्रम से होते हुए गुजरा था। और दोस्तों आज से 10 साल पहले कलेक्टर साहब की जिंदगी ऐसी नहीं थी। उस समय कलेक्टर साहब अपने पिताजी के साथ सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए जाते थे और दोस्तों पूरा पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो 300-400 रुपए कमाते थे और उन्हीं पैसों में से अपने पढ़ाई का खर्च भी निकालते थे और अपने माता पिता का खर्च निकालते थे, घर परिवार का खर्च चलाते थे। और दोस्तों उन दिनों कलेक्टर साहब अपनी जिंदगी से हार चुके थे और अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बनना चाहते थे ताकि लोगों के सामने उनको झुकना ना पड़े, क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे और कोई भी उनको गाली देकर उल्टा सीधा बोलकर वहां से चला जाता था और ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। अब दोस्तों यही वजह था कि कलेक्टर साहब कानपुर अपना घर छोड़ देते हैं और छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं, वहां पर जाकर यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे करके ऐसे ही समय गुजरने लगता है, 4-5 साल तक खूब कड़ी मेहनत करते हैं, मन लाकर पढ़ाई करते हैं और फाइनली दोस्तों राजवीर सिंह एक कलेक्टर साहब बन जाते हैं। दोस्तों जब ये बात कलेक्टर साहब के माता पिता को पता चलती है कि उनका बेटा एक डीएम, एक कलेक्टर बन गया है, तो वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। कलेक्टर साहब इस खुशी को अपने माता पिता के साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, क्योंकि दोस्तों उनके माता पिता ना बहुत जगह भगवान लोग से मन्नत मांगे थे और पूरी जिंदगी की अपनी कमाई अपने बेटे के ऊपर लगा दिए थे, अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दिए थे। तो कलेक्टर साहब सोचते हैं कि चलो ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं घर जाकर मम्मी पापा से मिल लेता हूँ तो अच्छा रहेगा और जो मन्नत वगैरह वो लोग मांगी है उसका पूजा वजह भी करवा देंगे तो सब कुछ सही रहेगा। अब दोस्तों कलेक्टर साहब अपने माता पिता से मिलने के लिए अब दिल्ली से घर चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों
जब कलेक्टर साहब अपना घर छोड़कर अपने कानपुर से दिल्ली गए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो कभी भी घर पर वापस नहीं आए थे। अब दोस्तों घर पर आने के बाद गांव के सभी लोगों में लड्डू उड्डू बांटा जाता है कि हाँ भाई लड़का कामयाब हो गया है, कलेक्टर बन गया है, डीएम बन गया है। और दोस्तों जो डीएम साहब थे, कलेक्टर साहब थे ना, ये 3-4 दिन तक अपने माता पिता के साथ अपने घर पर रहकर उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। और दोस्तों तभी एक दिन कलेक्टर साहब के पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटा एक काम करो, बाजार चले जाओ और वहां से मेरे लिए थोड़ा सा दवाई लेते आओ, मेरी दवाई खत्म हो गई है। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है पिताजी, मैं आऊंगा शाम को उधर से तो दवाई लेते आऊंगा। इस तरीके से कह के वो अपने घर से निकल जाते हैं। और दोस्तों उस समय ना कलेक्टर साहब के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, क्योंकि नई नई ज्वाइनिंग हुई थी और उस समय वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते थे, तो उनके पास कोई पर्सनल गाड़ी नहीं थी। और उनके पापा तो मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान थे, तो उनके पास गाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वो भी गाड़ी नहीं खरीदे थे। अब दोस्तों कलेक्टर साहब अपने घर से पैदल निकल जाते हैं गांव से होते हुए। तभी बीच रास्ते में उनके एक मित्र का फोन आ जाता है, और वो मित्र पहले उन्हीं के गांव में रहता था, उनका पड़ोसी था, लेकिन उसके पापा सरकारी नौकरी करते थे, तो वो लोग शहर में जमीन ले लिए थे और वहीं पर घर बनवा लिए थे, तो सभी लोग शहर में शिफ्ट हो गए थे। तो दोस्तों कलेक्टर साहब अपने मित्र से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो वो कहता है कि ठीक है तुम घर पे ही आ जाओ, हम लोग यहीं बैठकर मुलाकात कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, और मेरी मम्मी भी तुमसे मिलना चाहती हैं, मैं उनसे बताया हूँ कि तुम कलेक्टर बन गए हो, तो वो भी बहुत खुश हो गई हैं, वो कह रही है कि तुम घर पर आ जाओ, वो भी तुमसे मिलना चाहती हैं। अब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं अपने मित्र कि ठीक है थोड़ा सा समय लगेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ऑटो रिक्शा से आ रहा हूँ, थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हारे घर पे थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अब दोस्तों इस तरीके से कलेक्टर साहब अपने गांव से जब थोड़ी दूर आगे चलते हैं, तो वहां पर उनको एक ऑटो रिक्शा वाला मिल जाता है, तो कलेक्टर साहब उस रिक्शा में बैठ जाते हैं और बैठकर गांव से शहर की तरफ जाने लगते हैं। अब दोस्तों उस समय कलेक्टर साहब सिविल ड्रेस में थे, शर्ट पैंट चप्पल वगैरह पहने थे, क्योंकि वो सिर्फ बाजार अपने जा रहे थे पापा का वो दवाई लेने के लिए। लेकिन बीच रास्ते में उनके मित्र का फोन आ गया था, तो वो सोचे कि चलो शहर जा रहे हैं तो वहां भी आगे बढ़ जाएंगे, है तो मित्र ही, अब कैसे भी हो तो क्या हो गया, अब ऐसे भी दोस्तों कोई भी कितना हो भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए। लेकिन जब अपने गांव पर जाता है, अपने घर पर रहता है, तो उसको चप्पल ऐसे ही नॉर्मल कपड़े में ही उसको मजा आता है, इसी में सुकून मिलता है। तभी दोस्तों बीच रास्ते में ही ऑटो वाला ऑटो रिक्शा रोक देता है और कहता है कि भैया थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, आगे चेक पोस्ट है, वहां पर चेकिंग हो रही है, अगर मैं अभी वहां पर जाऊंगा तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे और फालतू का मुझे पैसा देना पड़ेगा। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास कागज सही है ना। तब दोस्तों ऑटो वाला कहता है कि हाँ सर, हाँ भैया मेरे पास कागज सही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग बिना मतलब के मेरा चालान काट देंगे, पैसा ले लेंगे, उनको कोई ना कोई कमी निकालने आ जाता है और वो कमी निकाल के पैसा ले लेंगे। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कि वो लोग तुमको कैसे रोकते हैं और कैसे वो लोग तुमसे पैसा ले लेते हैं। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि अरे नहीं भैया, मैं कई बार पकड़ा गया हूँ, ये लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं और हर बार मुझे कुछ ना कुछ काम में ये वो नुक्सा निकाल कर फंसा ही देते हैं और पैसा ले लेते हैं। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अरे यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो, बोलो अगर वो लोग तुमसे पैसा लेंगे, तुम कोई गलत काम की होगी तब ना पैसा लेंगे, अगर तुम्हारे पास कागज है, सब कुछ सही है, तो वो लोग तुमसे पैसा क्यों लेंगे। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखिए भैया, अगर आपको बहुत जल्दीबाजी तो आप उतर जाइए और यहाँ से दूसरा गाड़ी पकड़कर आपको जाना है तो चले जाइए, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जाऊंगा तो वो लोग मुझे पकड़ेंगे और पकड़ेंगे तो मुझे पैसा देना ही पड़ेगा और अभी मेरे पास पैसा नहीं है। अब दोस्तों कलेक्टर साहब बड़े सोच में पड़ जाते हैं और फिर शांति से ऑटो वाले रिक्शा वाले को अपने पास बुलाते हैं, उसको समझाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम उनको बोल सकते हो कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, तो पैसा क्यों लोगे, और वो पुलिस वाले तुमसे फालतू का पैसा क्यों लेंगे, तुम्हारे पास फालतू का पैसा थोड़ी आ रहा है, ये कोई कागज थोड़ी है, तुम्हारे पास इंश्योरेंस का कागज है, गाड़ी का कागज है, सब कुछ सही है, तो तुम पैसा क्यों दोगे। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है साहब देखिए, कल मैं गाड़ी की साफ सफाई कर रहा था और साफ सफाई करने के दौरान मैं गाड़ी से कागज बाहर निकाला था और जो मेरा कागज है वो मेरे घर पे ही छूट गया है, अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो वो सब कागज मांगेंगे और मैं बोलूंगा कि कागज घर पे छूट गया है, तो किसी न किसी बहाने से वो मेरा चालान काटे ही काटेंगे, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ये गाड़ी तुम्हारे नाम पर है और कागज तुम्हारे पास घर पर है ना, ये सच सच बताना। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि हाँ भैया मैं सही बोल रहा हूँ, गाड़ी मेरे नाम पर है, अभी 1 साल हुआ मुझे लिए हुए, अभी इसका मैं किस्त भर रहा हूँ और सब कुछ इसका ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग छोड़ते नहीं है, पैसा ले लेते हैं। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं पीछे गाड़ी में बैठा हूँ, चलो जितना वो लोग पैसा तुमसे मांगेंगे वो सारा पैसा मैं तुमको दूंगा, उन लोग को मैं दूंगा, लेकिन अभी तुम चलो मुझे लेकर यहाँ से, मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग तुमसे कैसा पैसा मांग सकते हैं।
अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला भी मजबूर हो जाता है और फिर इनसे कहता है कि ठीक है चलता हूँ, लेकिन जो भी पैसा वो लोग मांगेंगे वो सारा पैसा मैं नहीं दूंगा, आपको ही देना पड़ेगा। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है चलो मैं दे दूंगा। अब दोस्तों इस तरीके से जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही बैरियर के पास पहुंचते हैं तो दोस्तों 3-4 कांस्टेबल लोग वहां पर खड़े थे, वो सभी लोग ऑटो रिक्शा वाले को रोक देते हैं और साइड में लगाने के लिए कहते हैं। ऑटो रिक्शा वाला तुरंत गाड़ी को साइड में लगा देता है और दोस्तों तभी वहां पर एक कांस्टेबल आता है और कहता है कि गाड़ी का कागज दिखाओ। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि सर देखिए हमारे पास गाड़ी उड़ी का सब कागज ओके है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, घर पर मैं गाड़ी का कागज छोड़ दिया हूँ, रोज रोज लेकर आता हूँ, लेकिन आज गलती से कागज मैं भूल गया हूँ, आज लेकर नहीं आया हूँ, मैं कभी और आऊंगा तो आपको दिखा दूंगा। तब दोस्तों पुलिस वाला अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है और चेक करने के बाद कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है, तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस फेल है, तुम्हें चालान तो देना ही देना पड़ेगा। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लेता है पुलिस वाले से और कहता है कि साहब छोड़ दीजिए, गलती हो गई है, कागज मैं लेकर आऊंगा, आपको दिखा दूंगा, मेरे कागज ओके है, कोई भी कमी उसमें नहीं है। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि नहीं देखो, या तो तुम अभी मुझे कागज दिखाओ, सारा पेपर ओके है तो दिखाओ, नहीं तो चालान का पैसा दो, या फिर तुम हमको 1000 रुपए दो तो मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा और तुमको छोड़ दूंगा, तुम्हारा ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला रोने लगता है और कहता है कि साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ कमाने के लिए, अभी मेरा बहनी हुआ है, सिर्फ 100 रुपए मैं कमाया हूँ, तो मैं आपको 1000 रुपए कैसे दे दूं, और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है, मैं आपको पैसा क्यों दूं। अब दोस्तों पुलिस वाला जो है ना उस ऑटो रिक्शा वाले को धमकी देने लगता है, उसको गाली देने लगता है और पुलिस वाला कहता है कि एक तो तुम गलती किए हो, कागज नहीं दिखा रहे हो और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे ना वो चुपचाप ऑटो के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ नजारा देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। जब पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को 2-3 थप्पड़ मार देता है, गाली गलौज करने लगता है, तब दोस्तों कलेक्टर साहब उस पुलिस वाले से पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर कौन लगाया है और तुमको ये चालान काटने का अधिकार किसने दिया है, क्योंकि चालान काटने का अधिकार तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही होता है, तुमको कौन बोला है यहाँ पर चालान काटने के लिए। अब दोस्तों पुलिस वाला पहले से ही ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर गुस्सा था, तो उसका दिमाग पहले से ही खराब था, उसको लगता है कि ये कोई नॉर्मल गांव का आदमी है, शहर में जा रहा है, कुछ काम होगा। यही सब सोचकर जो पुलिस वाला था ना वो कलेक्टर साहब का कॉलर पकड़ता है और पीछे वाली सीट पर उनसे पड़े खींच कर बाहर निकाल देता है। टेम्पो से बाहर निकालने के बाद उनको धमकी देने लगता है और कहता है कि तुमसे क्या मतलब है, तुमको जो काम करना है जहाँ जाना है तुम जाओ, अपना काम करो, मैं इससे बात कर रहा हूँ, बीच में बोलने की तुमको क्या जरूरत है। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अगर तुमको वर्दी मिल गई है तो इसका मतलब यही है कि तुमको जो मन करेगा तुम वो करोगे, जिसको मारने का मन करेगा उसको मार दोगे, जिससे पैसा वसूलने का मन करेगा उससे पैसा वसूल लोगे, यही इस वर्दी का मतलब होता है। अब दोस्तों उस कांस्टेबल को ये सब बात सुनकर, ये सब फिजूल की बातें सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कांस्टेबल कलेक्टर साहब को गिरफ्तार कर लेता है और कहता है कि चलो यहाँ पर तुमको नहीं समझाऊंगा, तुमको थाने पर लेकर समझाऊंगा। अब दोस्तों कलेक्टर साहब भी कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ थाने पर चलता हूँ और देखता हूँ कि वहां पर तुम मुझे क्या समझाओगे, मैं भी यही चाहता हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से पुलिस वाला जो था ना वो ऑटो रिक्शा वाले के चालक को और कलेक्टर साहब को दोनों लोग को गिरफ्तार करता है और दोस्तों गिरफ्तार करने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कलेक्टर साहब पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कलेक्टर साहब को एक सिपाही पहचान जाता है और तुरंत उनके पास आता है, उनको सैल्यूट वैल्यूट करने लगता है और कहता है कि साहब अरे आप यहाँ पर कैसे आ गए और ये इनके साथ आप क्या कर रहे हैं, ये कैसे गिरफ्तार हो गए, आप क्या मतलब हुआ है, कुछ पूछने लगता है। तब उसको कलेक्टर साहब उससे कहते हैं कि अरे नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, अभी थोड़ी देर में सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों वो कांस्टेबल सैल्यूट करके साइड में हो जाता है और वो पुलिस वाला जब ये देखता है कि हमारे ही थाने का कांस्टेबल इस आदमी को सैल्यूट कर रहा है और उसको साहब बोल रहा है और कह रहा है कि साहब आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है, तो दोस्तों उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस समय वो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसको कि आखिर उसके सामने हो क्या रहा है। और दोस्तों जो ऑटो रिक्शा वाला था ना उस समय उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर चल क्या रहा है। तब दोस्तों कलेक्टर साहब उस थाने में जितने भी सिपाही लोग थे सबको वहां पर एक जगह पर बुलाते हैं और सभी लोग को समझाते हैं कि आप लोग अपने शहर में इस तरीके से काम करेंगे तो बताइए यहाँ की जनता पुलिस वालों से क्या उम्मीद रखेगी, और शायद आप लोग जैसे पुलिस वालों के कारण ही पुलिस वालों की पूरी टीम बदनाम होती है। इस रिक्शे वाले की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इससे 1000 रुपए का मांग कर रहे थे। अगर ये पूरा दिन मेहनत करेगा तब जाकर ये 1000 रुपए कमा पाएगा या नहीं कमाएगा ये भी वो उसको नहीं पता है, लेकिन आप बिना कुछ किए चुटकी में आप उससे 1000 रुपए निकाल लेंगे, अपने पॉकेट में रख लेंगे। आपको ड्यूटी करने के दौरान यही सब सिखाया गया है। दोस्तों कलेक्टर साहब उस सिपाही से कहते हैं कि अगर मैं इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ नहीं बैठा होता, अगर मैं इस पोस्ट पर नौकरी नहीं करता, मुझे ये सारी चीजें नहीं पता होती, तो आप लोग भी मुझे इसके साथ साथ
फंसाकर और मुझे भी जेल के अंदर डाल देते तो मेरी भी जिंदगी बर्बाद होती और ना जाने आप लोग कितने लोगों के साथ ये सारी हरकत किए भी होंगे। अब दोस्तों वहां पर ना बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हो जाता है और बहुत सारी इंक्वायरी वहां पर बैठ जाती है, बहुत सारी कार्रवाई होती है और फिलहाल वहां पर 1-2 दिन तक सभी स्टाफ के लोग परेशान रहते हैं और सभी लोग के बीच में दहशत का माहौल छा जाता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे करके कार्रवाई आगे बढ़ती है और बाद में निष्कर्ष ये निकलता है कि जो पुलिस वाला था, कलेक्टर साहब के साथ बदतमीजी किया था दोस्तों, उसको नौकरी से निकाल दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था और दोस्तों उसके किए की सजा उसको मिल जाती है। अब दोस्तों पुलिस वाला अपने घर पर बैठकर अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से रिश्वत उछलेगा और अपना जिंदगी में पैसा कमाएगा, जिंदगी गुजारेगा। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ ना अक्सर ऐसा ही होना चाहिए, तभी ठीक होता है। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।